तो जो आपका जो अभी आपने जैसे आपने जॉब बताया उसमें अलग अलग जैसे पुलिस का आपने एग्जांपल दिया, तो उसमें आप फिनेंशियल इरेगुलरिटीज पाते हैं तो फिर क्या एक्शंस होते हैं? नहीं, देखिए ऑडिट का क्या काम होता है कि ऑडिट, हम मान लो किसी भी विभाग का हम ऑडिट करते हैं तो हम उस विभाग की फाइलें देखते हैं। मान लो मुझे ग्राम पंचायत का ऑडिट करना है, तो ग्राम पंचायत की फाइलें देखूंगा मैं, या मुझे पुलिस का ऑडिट करना है, पुलिस हेडक्वार्टर्स का ऑडिट करना है, तो डीजीपी के ऑफिस में जाके वहाँ फाइलें देखूंगा और वहाँ एक पर्टिकुलर ईयर में कितना पैसा ईयर मार्क्ड हुआ है, किस किस के लिए हुआ है, वो उसको वहीं से मैं देखूंगा और फिर वो पैसा कैसे कैसे ठीक हुआ है या नहीं हुआ, तो वो हम एक रिपोर्ट बनाते हैं। उस रिपोर्ट को जब हम रिपोर्ट बनाने में प्रोसेस में होते हैं तो साथ साथ जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट्स, ऑडिट पार्टीज होती हैं, वो अपनी क्यूरीज देती हैं डिपार्टमेंट को कि हमने ये देखा है, ये हमारे हिसाब से एज पर रूल नहीं है, तो आप इसको बताइए कि एज पर रूल नहीं है तो क्यों नहीं है। तो अगर वो सही जवाब दे देते हैं तो हम उस क्यूरी को वहीं छोड़ देते हैं, नहीं है। तो कई बार ये लोग जवाब ही नहीं देते, बिजी होने का बहाना करते हैं। उसके बाद भी अगर कोई सीरियस रिपोर्ट बनती है तो जो कंसर्न्ड अकाउंटेंट जनरल होता है वो उस कंसर्न डिपार्टमेंट के कंसर्न प्रिंसिपल सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी को डीओ लेटर लिख के बताता है कि हमारे ऑडिट में ये चीज़ नज़र में आई है जो कि इरेगुलर है, आप बताइए आपके इस पर क्या पॉइंट बात करना चाह रहे हैं। हम बात भी करते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, एग्जिट कॉन्फ्रेंस या इनिशियल कॉन्फ्रेंस, तो उसमें अगर सब उनका जवाब ठीक होता है तो ऑडिट वहीं रुक जाता है, नहीं तो फिर ये एक ऑडिट रिपोर्ट बनती है। अगर स्टेट की ऑडिट रिपोर्ट है तो स्टेट की विधानसभा में जाती है। तो हाँ, तो विधानसभा में आप जानते हैं कि पीएसी होती है, पीएसी एजीज की रिपोर्ट को पीएसी जाके डिस्कस करती है, जिसमें एजी पीएसी को असिस्ट करता है और जो विभाग की रिपोर्ट डिस्कस की जाती है उस विभाग के ऑफिसर्स के साथ बातचीत होकर और वहाँ फाइनल डिसीजन होता है कि ऑडिट रिपोर्ट अगर सही है तो जो भी एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू कम है उसके ऊपर वो अपना देती है रिकमेंडेशंस विधानसभा को और फिर गवर्नमेंट को जाती है, वो गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती है। ओके, ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट में आप सेम चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट पे हो, प्रेसिडेंट टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से फिर पार्लियामेंट में जैसे लोकसभा है, लोकसभा के चेयरमैन है वो पीएसी बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, पीएसी में 30 मेंबर होते हैं, तो पीएसी के अंदर ये सारी रिपोर्ट जाके डिस्कस होती है और पीएसी के डिस्कशन के बाद जो फाइनल रिपोर्ट बनती है वो गवर्नमेंट को सबमिट होती है। उसमें एक्शन टेकन जरूरी होता है कि ये हमारी रिपोर्ट, आप इस पर एक्शन लीजिएगा। ओके सर, मेरा ये सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से है। आपके जितने भी ऑफिसर्स हैं सीएजी में वो तो आईएएस से आते हैं सबके सब, पर जो आपका जो सीएजी बनता है वो आईएएस होता है, ऐसा? नो, अकाउंटेंट जनरल इज अ पोस्ट ऑफ फ्रॉम इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ऑफिसर्स। क्योंकि आपके काफी लोग जो थे जो अभी के हैं वो शायद आईएएस हैं। नहीं, अकाउंटेंट जनरल इज अ cadre post. अच्छा, that's a cadre post. That's a cadre post. No other persons can become cadre. Sometimes they take on deputation. अच्छा, Sometimes some other officers they came on deputation and they are appointed. They are appointed even in CAG's office also as a principal director or DG or. okay. So that is but normally it's the cadre post. ओके, कार्डर पोस्ट। Yeah. आप यूपीएससी से भी जुड़े हुए हैं, इंटरव्यू बोर्ड के में आप जाते हैं तो? हाँ, यस, मैं यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के लिए तो इंटरव्यू बोर्ड का जो पैनल बनता है उस पैनल में मैं रहा हूँ और वो जब ज़रूरत पड़ती है तो बुलाते हैं मुझे। जी, तो जैसे यूट्यूब पर जो एस्पिरेंट्स हैं वो काफ़ी वीडियो देखते रहते हैं, इंटरव्यू सेशन के मॉक इंटरव्यू देखते रहते हैं, तो कई लोग जैसे बोलते हैं कि टाई ऐसी पहननी चाहिए या जुराब काली होनी चाहिए तो जो पूरा का पूरा एक गेटअप है स्टूडेंट, ये सारे इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है उसमें? से बेसिकली यू शुड बी फॉर्मल, बेसिकली यू शुड बी फॉर्मल, पर फॉर्मल में भी क्या है कि जैसे इफ़ यू आर वेयरिंग डिसेंट क्लॉथ्स, इंटरव्यू में आपके क्लोथ्स कम देखे जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा देखी जाती है, आपके विचार क्या हैं, क्योंकि आपका नॉलेज तो आपने दिखा दिया है,
आपने एग्ज़ाम दो लेवल एग्ज़ाम करके दिखा दिया है। आपके अपने नॉलेज है ना, उसको अगर ज़रूरत पड़ने पे कैसे इम्प्लीमेंट करोगे आप, वो दिखाया जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट की जाती है कि आप किस ढंग के इंसान हैं। अच्छा। हाँ, आप किस ढंग के इंसान हैं, क्या सूटेबल हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या दूसरी इस ढंग की सर्विसेज के लिए। सूटेबिलिटी नापने के कई तरीके होते हैं। बेसिकली आप जो हैं वही दिखना चाहिए, आप बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वो पहचाना जाता है जो जब आप कोई जाते हो। तो सच बोलो तो ठीक रहता है। और कपड़े अगर जैसे आपने एक पैंट पहन ली या एक टी शर्ट तो नहीं बल्कि फॉर्मल हाफ शर्ट या तो कोई बुरा नहीं मानता है, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड में जब हम जाते हैं तो हम नॉर्मल कपड़ों में ही जाते हैं। तो कुछ लोग आते हैं तो सूट्स वगैरह पहन के जाते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है, लुक स्मार्ट। लेकिन अगर आप नॉर्मल भी जाएं तो कोई इश्यू नहीं है। मैं प्रेफर करता हूं कि जो आप नॉर्मल रहें लेकिन फॉर्मल रहें। ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि यार आप कहाँ चले गए आप। अच्छा। यस, और बिकॉज यू आर गोइंग टू अपीयर बिफोर इंटरव्यू बोर्ड, और बाद में आप एक लंबे टाइम तक देश की बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन पर रहने वाले हैं, तो क्लॉथ जो है ना वो ज़रूरी है। शेक्सपियर ने क्या कहा था, अपैरल्स प्रोक्लेम्स द मैन, है ना। तो वो ज़रूरी है। आपको अच्छा लगता है कि शुड बी फॉर्मल, उससे पता लगता है कि आप सीरियस टाइप के इंसान हैं, गंभीर टाइप के इंसान हैं, और आप उसी ढंग से अपीयर होने चाहिए जैसे आपसे अपीयर होने की उम्मीद लोग करते हैं। ओके। अच्छा, ब्लफिंग ज़्यादा ना करें इंटरव्यू में। ब्लफिंग पकड़ी जाती है। अच्छा। हाँ, बिकॉज इंटरव्यू क्या है कि इंटरव्यू में देखा जा रहा है कि जो आप हैं वही रहें, या आप मान लो। दूसरी चीज़ एक और है, इंटरव्यू में ये भी ध्यान रखा जाता है कि आप जानने के कितने इच्छुक हैं, सीखने के कितने इच्छुक हैं, आगे बढ़ने के कितने इच्छुक हैं, और पब्लिक के साथ आप किस ढंग से जुड़ना चाहते हैं। कुछ लोग नॉर्मली लोग कहते हैं वाई यू वांट टू ज्वाइन सिविल सर्विस, सब मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो कई बार हम पूछ लेते हैं यार देश की सेवा तो आप खेत में हल चलाओगे तो बहुत अच्छी देश की सेवा है, या एक ड्राइवर बन जाओ अच्छी सेवा है, झाड़ू लगाना भी देश की अच्छी सेवा है। तो आप जो सही हो वही बताना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके विचार, आपके थॉट प्रोसेस, आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। बाकी आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए, जो आप हो वही दिखो, नर्वस नहीं। हाँ, पैनिक मत हो। आप अगर आप सच्चे हो तो आप नर्वस भी नहीं हो। अगर कोई चीज़ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, या दूसरे को ओवर स्मार्ट करते हो, या आप जो नहीं हो वैसे दिखाने की कोशिश करते हो, आप टाई और 3 सूट में जा रहे हो और आप वहाँ झूठ बोल जाओगे तो शेकी हो जाओगे, तो वो टाई आपके काम नहीं आएगी। अच्छा, वो टाई नहीं बचाएगी। हाँ, वो नहीं बचा पाएगी। अच्छा, आपका जो प्रीवियस बोल रहा हूँ मैं, जो आपका ऑफिस था सीएजी का, कितना पॉलिटिकल प्रेशर में काम करता है वो? नॉर्मली प्रेशर में नहीं आता है, नॉर्मली का। देखो मैं रिसेंट एग्जांपल्स जो हैं रिसेंट में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, रिसेंट में मैं जाना नहीं चाहता हूँ कि अगर ये कहें कि बिल्कुल ही देखिए सीएजी का जो ऑफिस है ना, सीएजी इज असिस्टेड बाय ए फुल फ्लैश डिपार्टमेंट, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। उसमें INDS ऑफिसर होते हैं, सीनियर AOs होते हैं, AOs होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं, और उन कड़ी मेहनत के बाद और एक रिपोर्ट बनती है, वो कई लेवल पे आके छन के बराबर होके फिर आती है, तो उसमें गलती होने के चांसेस नहीं होते। बहुत कम होता है, रेयरेस्ट बहुत कम होते हैं। आप इंटरप्रिटेशंस की बात हो सकती है। आप एक कैसी चीज़ को, जैसे 2G स्पेक्ट्रम में कुछ लोग कहते हैं कि 0 लॉस था, कुछ लोगों का अलग अलग था, है ना, तो वो इंटरप्रिटेशंस की बात है। कौन घोटाले में लोग कहते हैं कि घोटाला तो था ही नहीं, आपने ब्लॉक के ब्लॉक दे दिए, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के ब्लॉक्स हैं, तो पब्लिक के ब्लॉक्स आप कैसे दे रहे हो, तो पब्लिक का इंटरेस्ट ध्यान में रखोगे या ना रखोगे। नोशनल लॉस का ज़रूरत नहीं है, आप लॉस चाहे नोशनल हो या एक्चुअल हो, ऑडिट का तो पॉइंट बनता है ना। बाकी आप पब्लिक जाने क्या करना चाह रही है, लेकिन ऑडिट का फर्ज बनता है कि ये गलत हुआ।
आप फिर पब्लिक लेट तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता क्या है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो सीएजी की रिपोर्ट्स हैं वो पीएससी में जाके डिस्कस होके और उसके पीएससी के जो रिकमेंडेशंस आते हैं उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ है नो वन नोस। अच्छा, वहाँ ढुलमुल रवैया हो जाता है। हाँ, वहाँ नो वन नोस। अगर पब्लिक अवेयर हो तो कह सकते हैं कि यार ये इतना बड़ा घोटाला हुआ था, उसके बाद सरकार ने क्या किया। तो जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी ना, बेसिकली ये रिपोर्ट तो कहने को तो लोकसभा में जाती हैं, पर ये पब्लिक मनी है उसके ऊपर निगरानी रखते हैं, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू हो। और पब्लिक जरा शब्द आता है पब्लिक, तो पब्लिक को पता होना चाहिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा था, पर थोड़ा सा बच के रहना चाहता हूँ, क्योंकि एक ऐसा स्टेट था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उस स्टेट्स के 22 एमएलए के खिलाफ रिपोर्ट बनी थी। वो कहीं विदेश में गए थे और गलत टीएडीए में बनाए थे, और वो रिपोर्ट बन गई। बाद में पीएससी में गई वो रिपोर्ट, तो पीएससी में वही लोग बैठे हुए थे जिनके खिलाफ रिपोर्ट बनी हुई है। तो क्या उम्मीद करता हूँ। तो इसलिए पब्लिक की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और आप जैसे जो रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस में जो हर तरह के रिसर्च, जैसे इवन एक अच्छी सीरियस जर्नलिज्म भी हो तो बड़ी चीज़ है। लेकिन हमारे तो ये आजकल जर्नलिज्म को पता नहीं क्या क्या नाम दिया जाता है, विजुअल मीडिया को पता नहीं कौन सी गोदी और पता नहीं क्या नाम दिया जाता है। तो कोई तो वजह है। तो ये जो जिसका जो कहिएगा ये पतन हुआ है जो इंस्टीट्यूशंस में, इंस्टीट्यूशंस का पतन नहीं हुआ है, इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करने वालों का पतन हुआ है। आजकल लोग बहुत कुछ कहते हैं जुडिशरी में क्या हो रहा है ना, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिस में क्या हो रहा है, सीबीआई किसी का तोता बन गया है। तो इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ दे आर नॉट बैड, बट दे आर बीइंग मैनेज बैडली। ओके, आरटीआई इम्प्रेसिव ढंग से क्यों नहीं काम करता आपके उसमें डिपार्टमेंट में? नहीं, वो कहीं पर भी नहीं करता। हमारा डिपार्टमेंट में उतना ही इम्प्रेसिव काम करता है जितना बाकी जगह करता है। आरटीआई जैसा बढ़िया कानून कोई नहीं हो सकता। आरटीआई बहुत बढ़िया कानून है, बाकी मुल्क के लोगों ने आके देखा यार ये क्या बढ़िया कानून बनाया है, लेकिन इस कानून से बहुत से लोग बेपर्दा हो जाते हैं। एक आम आदमी को हक दिया जाता है कि क्या चीज़ क्या है। आप पब्लिक का पैसा आप किसी फंड में डाल दो और उसको कहो कि ये आरटीआई के दायरे से बाहर है। आप जानते हो मैं कहाँ हिंट कर रहा हूँ। हाँ, मैं समझ गया, है ना। तो क्यों पब्लिक का, या तो पब्लिक का पैसा मत लो, बल्कि जिस फंड की मैं जिक्र कर रहा हूँ उसमें तो कॉरपोरेट के पैसे आए हैं जो कि आने ही नहीं चाहिए। हाँ, ये भी ठीक बात है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, कुछ चैलेंजेस हैं आपके इस सीएजी में। कुछ तो एक ये है कि बड़ी डिलेड रिपोर्ट्स होती हैं, काफ़ी लंबा इसमें टाइम लगता है। फिर ये उतना प्रभावी तरीके से, जैसे कहा कि जब एक्शन की बात आती है तो फिर वहीं दोबारा लेजिस्लेचर के पास में जाता है या पार्लियामेंट में जाता है, तो उनका पूरा का पूरा प्रभाव है कि वो किस तरीके से एक्शन करें। तो आप लोगों का के जो मेन चैलेंजेस हैं जैसे डिलेड रिपोर्टिंग और ये टूथलेस होना, तो ये कब तक और किस तरीके से इसके ऑल्टरनेट हो सकते हैं? दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये टूथलेस शब्द लोगों ने बना लिया है। सीएजी की रिपोर्ट कभी टूथलेस नहीं होती। लोग उनको टूथलेस इसलिए बनाते हैं कि उन रिपोर्ट्स के ऊपर ठीक ढंग से काम नहीं होता। टूथलेस होती तो वो बनती ही नहीं। एक रिपोर्ट बनाने में बहुत लंबा चौड़ा टाइम लगता है, बहुत डिफरेंट लेवल से गुजरती है, रात दिन लग जाते हैं। लोग अपनी रिपोर्ट्स के लिए लेके बहुत सावधानी बरतते रहते हैं। लेकिन ये टूथलेस बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये टूथलेस इसलिए बना दी जाती है उन लोगों के द्वारा जिनका एक्सपोज होने का चांसेस होता है। और जो हमारा पॉलिटिकल क्लास है, आई डोंट माइंड सेइंग कि हमारा पॉलिटिकल क्लास ही सबसे खराब क्लास है। जो लोग 2 नंबर के पैसे से लेके इलेक्शन जीत के आते हैं, उनसे आप ईमानदारी की उम्मीद रखते हो।
हमको उनसे है वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या। वफा क्या है? तो ये जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं, और वो आप जानते हो कि दारू की बोतलें दी जाती हैं, पैसे बांटे जाते हैं, और वो लोग कहेंगे कि अब हम करप्शन रोकेंगे, जीरो टॉलरेंस करप्शन। ये साल नॉनसेंस। तो सीएजी की रिपोर्ट ट्रूथलेस नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट, जैसे मैंने जिक्र किया था ना, कि पीएसी में डिस्कस होने के बाद उनके साथ क्या होता है, वो ट्रूथलेस है। ओके। हाईएस्ट डेजिग्नेशन क्या है सर आपका? मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट रिटायर हुआ हूँ। अच्छा, या कितनी पावरफुल पोस्ट होती है? पैसे वैसे कितने मिलते थे आपको, सैलरी? वैसे ऊपर 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 के भी ऑफर आते होंगे। चलो वो कुछ बातें हैं जो डके डॉल डके रहने वाली बातें। मैं ऊपर के पैसों की एक बात करूँगा कि अगर इनका मुझे ज्ञान होता तो मैं आज गांव में नहीं बैठा होता। गांव में अपने चॉइस से आया हूँ, लेकिन मेरे पास भी करोड़ों रुपए होते, और मुझे इस पे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। लेकिन आपका सवाल दोबारा रिपीट करें। सैलरी क्या थी हाँ, आपकी? सैलरी क्या थी? सैलरी उतनी थी जितनी भी किसी भी एक सीनियर आईएएस ऑफिसर की होती है, मतलब HAG कहते हैं, हायर एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेड में जो होती है ना, वो उस लेवल पे एक सैलरी थी, जो कि दाल रोटी के लिए काफ़ी थी। अच्छा, पर जब दाल रोटी का तो वो हो जाता है ना कि इतनी हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंचने के बाद कि अब तो कुछ और भी चैलेंजेस आ जाते हैं, ब्राइब्स आती हैं, ऑफर्स आते हैं, तो उन सब चीज़ों को कैसे टैकल करते हैं? नहीं, देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान। अगर आप पूरी ज़िंदगी ऑनेस्ट रहे हो तो फिर ऑनेस्टी आपकी एक मजबूरी हो जाती है। आप कोई चाह के भी डिसऑनेस्ट नहीं हो सकते हो। आपकी अपनी रेपुटेशन का भार इतना बन जाता है, और ये एक नशा है। ऑनेस्टी एक नशा है। मतलब अगर आप ऑनेस्ट हो ना, तो आप अपने, वो कहते हैं ना, अपनी गरीबी में मज़ा आता है, अपनी ईमानदारी में मज़ा आता है। तो वो कबीर की बात, मन लागे मारो फकीरी में। बिल्कुल, वो एक लोग कह देते हैं ना, मैं झोला लेके चल पड़ूंगा, वो कहने की बात है, लेकिन हम एक्चुअल झोला लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे। आपको मैं दिखाऊंगा, अगर आप, मेरे जो इंटरेस्ट हैं, जब मुझे रिटायरमेंट के बाद मैं चाहता तो मैं चंडीगढ़ में रह सकता था। आई हैड हाउस इन चंडीगढ़, या दिल्ली में भी हो सकता था, लेकिन मैं अपने गांव में आया हूँ, है ना। तो पैसे के चक्कर में नहीं आया हूँ। समाज से जो लिया है मैंने जो अपने ज़िंदगी में जो हासिल किया है, वो अपने मेहनत से किया है। आई वॉज गुड इन स्टडीज़ थ्रू आउट, अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ। और यहाँ मुझे अगर पैसे का लोभ होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। अगर मैं आज चंडीगढ़ में बैठा हूँ तो पता नहीं कितनी जगह मैं कंसल्टेंसी दे रहा होता। हाँ, ये भी है ना। और यहाँ गांव में मैं बल्कि यहाँ फ्री में बोलता हूँ, कई स्कूल्स के प्रिंसिपल्स या इन कॉलेज के लोगों से मिलता हूँ, तो कहता हूँ कि यार मैं हूँ, आप मुझे बुलाइए, आप मैं टॉक देने के लिए, फ्री में लेक्चर देने के लिए तैयार हूँ बच्चों को। अच्छा। करियर बिल्डिंग के ऊपर, सिविल सर्विसेज के ऊपर, बल्कि सिविल सर्विसेज से ज़्यादा करियर लाइफ बिल्डिंग के ऊपर देने के लिए तैयार हूँ। पर नो वन इज इंटरेस्टेड। नो वन इज इंटरेस्टेड। लेट इट बी। सर, जैसे हम देखते हैं कि आर्मी एक इंस्टीट्यूशन है, लोगों का सबसे ज़्यादा विश्वास आर्मी पे, फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे आते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है लोगों का। आपने कहा कि लोग जागरूक नहीं है, तो लोगों को जैसे पता भी नहीं होगा कि सीएजी कोई बॉडी एग्जिस्ट करती है क्या, रूरल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे। तो सीएजी लोगों को एम्पावर करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए क्या क्या स्टेप ले रही है, और वो कैसे इम्प्रूव कर सकती है उनको? देखिए, दो चीज़ है। सीएजी लोगों को अवेयर करने के लिए नहीं है। सीएजी पब्लिक मनी को ठीक ढंग से रखने के लिए जो लोग, जिनकी जिम्मेवारी है वो करते हैं या नहीं, उस काम को देखता है। सीएजी का रोल वहाँ तक है, मतलब। और उससे पब्लिक अवेयरनेस तभी आएगी जब सीएजी की रिपोर्ट्स को पब्लिक पढ़े। तो वो कैसे पढ़े? नहीं, वो पब्लिक डोमेन में, जब वंस रिपोर्ट ऑफ सीएजी इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट और इन द लेजिस्लेचर, वो पब्लिक डोमेन में आ जाती है। उसके बाद कोई भी आप मांग के पढ़ लीजिए। आप सीएजी की साइट पे जाइए, आपको सारी रिपोर्ट मिलेंगी। आप हाँ।
तो वो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आपने क्या था, आर्मी की बात की थी, आप आर्मी में क्या पूछना चाह रहे थे आप? नहीं, मैं कह रहा था कि आर्मी है जैसे, फिर इलेक्शन कमीशन है, तो लोगों का ट्रस्ट सबसे ज्यादा है उन इंस्टीट्यूशंस पे। सीएजी के मामले में वो क्यों नहीं? क्रेडिबिलिटी नहीं, देखिए जो ग्राउंड लेवल पे होता है। सीएजी के ऊपर भी क्रेडिबिलिटी रही है। हाँ हाँ बिल्कुल। आजकल कुछ चर्चा हो रही है, आजकल चर्चा इसलिए हो रही है कि जैसे आदित्य ने मुझे कहा कि कुछ डिलेड रिपोर्ट्स आ रही हैं, या पहले जितनी रिपोर्ट्स आती थी आजकल उनके नंबर कम हो गए हैं। तो इसके कई कारण हैं। नंबर एक तो ये है कि बीच में 2019, 20, 21 में कोविड था, तो उसमें कोविड में रिपोर्टिंग कम हुई है, क्योंकि पब्लिक में जाके ऑडिट नहीं हुआ है। ये मेरा विचार है, मुझे नहीं पता सीएजी का क्या विचार है, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग सीएजी, लेकिन मेरा विचार है। दूसरी, कम हुई है, ये एक चिंता का विषय है, कम होनी नहीं चाहिए, रिपोर्ट्स कम होनी नहीं चाहिए, रिपोर्ट्स तो ज़्यादा हो। हर साल अगर आपका बजट बढ़ता है एक्सपेंडिचर का या रेवेन्यू का, तो सीएजी की रिपोर्ट बढ़नी चाहिए, बिकॉज जहाँ गवर्नमेंट का पैसा जाता है वो सीएजी जाता है, वहाँ ऑडिटर जाता है वहाँ पे। सो रिपोर्ट्स कम नहीं। बाकी रहा कि जैसे आप ट्रस्ट सेना में है, आर्मी में, इंडियन आर्मी में है, या इलेक्शन कमीशन में है। सो इलेक्शन कमीशन में भी आजकल लोग बहुत बातें करते हैं। वो पहले 2-4 सीएजी थे ना, वो बात नहीं है ना, इलेक्शन कमीशन ईसीआई जो थे, हाँ, वो बात नहीं है कि पॉलिटिकल लोग ऐसा मानते हैं कि कुछ इंस्टीट्यूशंस पॉलिटिकल दबाव में आके काम कर रही हैं, चाहे वो सीएजी आजकल हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं, या इलेक्शन कमीशंस। इनका जो अपॉइंटमेंट है ना, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन का, सीबीआई के चेयरमैन का। और अब तो इलेक्शन कमीशन में ये रिकमेंडेशंस आ रही है कि आप चीफ जस्टिस को ज़रूरत ही नहीं है वहाँ आने की। एक प्राइम मिनिस्टर होगा, एक मंत्री होगा और एक लीगल का कोई होगा, तो फिर सीधा ही फिर इसका जो इसका चयन सीधा ही कर दे प्राइम मिनिस्टर कि ये आदमी होगा। रातों रात बन जाते हैं, एक फाइल 24 घंटे में आदमी रिटायर भी हो जाता है और उसको दोबारा लगा भी दिया जाता है। तो ये जो चीज़ है, जो ये गड़बड़ हो रही है ना, ये इसलिए हो रही है कि पब्लिक जो है ना, मिडिल क्लास पब्लिक जो है ना, वो अवेयर नहीं है या अवेयर होना नहीं चाहती है, वो पूछते ही नहीं। जो आपको 10 बार झूठ बोल जाए वो उसी को वोट दे रहे हो आप, तो वो अगली बार और झूठ बोलेगा। सर जैसे कि मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ में रिसेंटली, और जैसे आपने भी कहा, तो लास्ट में जो ओपिनियन और कंक्लूजन ये निकलता है कि पॉलिटिशियन खराब है या ये खराब है। तो एक ओपिनियन ये भी है क्या कि जिस महकमे से आप लोग आते हैं, क्या ये एक एक्सक्यूज नहीं है आप अपनी कमियों का बचाव के लिए? नहीं, एक तो आप जो कह रहे हो उसमें थोड़ी सी सच्चाई है कि जो लोग कह रहे हैं ना कि ये पॉलिटिशियंस खराब है और हम हमारे अंदर कमी नहीं है। अब कमी है, आप क्यों डरते हो? सैलरी तो आपको मिलेगी। आपको हो सकता है कि जो पोस्ट चाहिए वो पोस्ट ना मिले, पर सैलरी तो आपको मिलेगी। और जब तक आपको सैलरी मिल रही है तो आपको काम करने की सैलरी मिल रही है, जहाँ पर लगाइए आपको, चाहे आपको डीजी कंप्यूटर लगा दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? कितने दिन लगाएंगे? तो ये एक कंप्लीट कोई ये कहना कि पॉलिटिशियन खराब है, हम पॉलिटिशियन खराब है तो कौन चुनता है? वो महुआ मोहित्रा ने बोला था कि बंदर के हाथ में माचिस किसने दे दी, तो जनता कौन है? जी, वही बात वही आ जाती है। हम लोग जिम्मेवार हैं। जब तक आम आदमी नहीं जागेगा ना, तब तक इस ढंग की बातें चलती रहेंगी। ओके सर, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन कास्ट सिस्टम? हिंदुस्तान, बल्कि जो हिंदुस्तान या भारत आजकल चला हुआ है, भारत के अंदर जो समाज है उसमें अगर कोई सबसे बड़ा गड़बड़ है, या बल्कि मैं एक शब्द और आगे कहूँगा, थोड़ा सा डरावना शब्द है, टेररिज्म जो है वो कास्ट सिस्टम है। ये लोग कहते हैं टेररिज्म क्या होता है? लोगों को डराना, लोगों को दबाना, किसी उनका जो हक है उससे वंचित करना। तो ये कास्ट सिस्टम जो है वो इस ढंग से फैला दिया गया है कि आप
कास्ट सिस्टम को ए वे ऑफ लाइफ समझना शुरू कर दिया। मतलब एक एक्सेप्टेड नॉर्म बन गया है। लेकिन अगर जो लोग कास्ट में विश्वास करते हैं, वो सीधी सी बात है, वो ह्यूमैनिटी में विश्वास नहीं करते। इंडियन कास्ट सिस्टम क्या है? हायरार्किकल है। हायरार्की क्या कि एक लेवल ब्राह्मणिज्म, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, और जो फिफ्थ श्रेणी है उसका नाम नहीं हो रहा, वो जो अछूत है, आउटकास्ट, अनटचेबल्स। हाँ अनटचेबल, आउटकास्ट, उनका जिक्र ही नहीं हो रहा। और मैंने अभी आपको जिक्र किया ना कि दोबारा से मैंने मनुस्मृति खरीदी, उसको फिर पढ़ा, आजकल चर्चा हो रही है कि ब्राह्मण मुंह से पैदा होते हैं, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा होते हैं, वैश्य पेट से पैदा होते हैं, शूद्र पैरों से पैदा होते हैं। पैदा होने की तो सबको पता है कहाँ से कौन पैदा होता है। इस चीज़ को इस ढंग से स्ट्रेटेजिकली मनाया गया है कि आदमी पैदा होने से पहले ब्राह्मणिज्म आ जाता है, बच्चा कंसीव होता है तो, और मरने के बाद भी जब तक पिंडदान नहीं होता उसकी मुक्ति होती नहीं है। तो ये अगर कास्ट सिस्टम आदमी आदमी में भेदभाव करता है, आदमी आदमी में ऊंच नीच दिखाता है, तो जो सिस्टम चाहे कास्ट का हो, अगर वो आदमी को दूसरे आदमी के बराबर नहीं समझता, तो इससे बड़ी और घिनौनी बात क्या हो सकती है। और दूसरा, बहुत से लोग कहते हैं कि ये हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। आई डोंट माइंड गोइंग एक्सप्रेसिंग माई माइंड। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक ग्रंथ है। चाहे वो रामायण हो, रामचरितमानस हो, चाहे वो गीता हो, और ये जो वेद हैं ये हो, मनुस्मृति हो, ये इस ढंग से बनाए गए, नाम धार्मिक दे दिया गया है, पर ये स्ट्रेटेजिकली ब्राह्मणिज्म्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनकी वजह से बाकी लोगों को कंट्रोल किया जा सके। तो ये अगर कोई टेररिज्म है तो ये कास्ट सिस्टम, कुछ लोग कहते हैं कि मैं कास्ट को मानता हूँ, कास्टिज्म को नहीं मानता हूँ। नहीं, ये महात्मा गांधी ने खुद कहा है। हाँ, ओपिनियन है। हाँ, उनका ओपिनियन है कि मैं कास्ट सिस्टम को मानता हूँ। अगर आप, हाँ, वर्ण सिस्टम, अगर वर्ण सिस्टम को मानते हैं तो आप डेमोक्रेसी में कैसे कह सकते हैं कि मैं डेमोक्रेट हूँ? डेमोक्रेसी तो मुझे सबका बराबर का हक है, इक्वलिटी है। एंड इफ यू और कास्ट सिस्टम इक्वलिटी बेस्ड नहीं है, तो आप इट्स ए डाइकोटोमी। तो ये आजकल बहुत से लोग, हमारे जो सिविल सर्विसेज में आए हुए लोग हैं, जो मेरी तरह रिटायर हो गए, वो भी कास्ट को मानते हैं, कास्टिज्म को नहीं मानते, वो झूठ बोल रहे। जो आदमी कास्ट को मानता है वो कास्टिज्म को मानता है। तो ये एक ऐसी चीज है। दूसरा एक सवाल आपने, मैं उम्मीद कर रहा हूँ तो आप मेरे से पूछते रिजर्वेशंस के ऊपर। तो रिजर्वेशन के ऊपर बताइए। रिजर्वेशंस के ऊपर बहुत से लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। आई ऑल्सो एग्री, नहीं होनी चाहिए। सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, और बराबर का हक कैसे देंगे वो आप रिजर्वेशन खुद डिसाइड कर लेंगे। आप कास्ट सिस्टम हटा दीजिए, आप कास्ट सिस्टम हटा दीजिए, और फिर दूसरा, अगर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी तो लोगों की है ना। वह एक सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो हु आर द पीपल? 80% पीपल्स दे आर बीइंग सप्रेस्ड। OBC, SC, ST माइनॉरिटीज। बाकी जो, जैसे आप बिहार में देखो, आप 75% रिजर्वेशन, 65% प्लस TEWS, 75%। तो वहाँ रिजर्वेशन है। अब मेरा विचार ये है कि रिजर्वेशन छोड़ के आप कास्ट सेंसस करवा दीजिए पूरे हिंदुस्तान में, डिटेल्ड कास्ट सिस्टम क्या काम करते हैं, और जिसकी जितनी संख्या उसकी भागीदारी दे दीजिए। इसके जो विरोध में बोलते हैं ना कि मेरिट कहाँ जाती है, तो 70 साल से मेरिट वाले ही तो राज कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक सवाल उठाया था कि 90 सेक्रेटरीज में सिर्फ 3 लोग OBC के हैं, तो क्या वो मेरिटोरियस नहीं है? पॉलिटिशियन में आप देखिए, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में देखिए, कैबिनेट में देखिए, भारत सरकार के कैबिनेट, 80% लोगों में से कितने परसेंट वहाँ पर हैं, बाकी 10-15% लोगों में से कितने परसेंट।
कोई भी इंस्टीट्यूशन आप देख लीजिए, सरकारी कोई भी इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़ हों, डिपार्टमेंट्स हों, हु इज़ हेडिंग, हेड कौन है? अपर कास्ट हिंदू, दे आर हेडिंग इट। नीचे वाले को पहुंचने, उनकी सीआर खराब की जाएगी। वो वहाँ एक तो लेट कमर्स होते हैं, क्योंकि लेट डेवलपर होते हैं ना। आप 21 साल में नहीं आते हो, 21 साल में वही आते हैं जिनके पास सब कुछ है। आप 27-28 साल में आते हो तो 7-8 साल पहले रिटायर